हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर प्रभात कुमार रवि, सहायक प्राध्यापक अर्थशास्त्र, शासकीय महाविद्यालय पिथौरा, जिला महासमुंद से। आज हम बीए प्रथम वर्ष प्रथम प्रश्न पत्र के इकाई 1 से संबंधित अध्याय अर्थशास्त्र की प्रकृति एवं क्षेत्र के संबंध में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले अपन अर्थशास्त्र का क्षेत्र का आशय क्या है इसको जान लेते हैं। प्रोफेसर किन्स के अनुसार अर्थशास्त्र के क्षेत्र के अंतर्गत निम्न 3 महत्वपूर्ण बातों का अध्ययन किया जाना चाहिए। जैसे पहला, अर्थशास्त्र की विषय सामग्री क्या है। दूसरा, अर्थशास्त्र की प्रकृति या स्वभाव क्या है, अर्थात अर्थशास्त्र कला है अथवा विज्ञान या दोनों। तीसरा, अर्थशास्त्र की सीमाएं क्या है, इसका अध्ययन किया जाना चाहिए। अब अर्थशास्त्र का क्षेत्र का सारणी तैयार किया गया है, तो जिसमें विषय सामग्री में 4 बातें आती है। पहला, धन संबंधी विचार। दूसरा, कल्याण संबंधी विचार। तीसरा, दुर्लभता संबंधी विचार। और चौथा, विकास केंद्रित विचारधारा आता है। अब दूसरी बात है प्रकृति की, तो इसमें 3 बातें आ जाती हैं। जैसे पहला है विज्ञान, दूसरा है कला या फिर दोनों। फिर आखिरी में अपन अर्थशास्त्र की सीमाएं क्या है इस पर चर्चा करेंगे। तो पहला है विषय सामग्री, सब्जेक्ट मैटर क्या है अर्थशास्त्र का, इसको जान लेते हैं। तो अर्थशास्त्र की परिभाषा के अंतर्गत हमने एडम स्मिथ से लेकर प्रोफेसर सैमुएल्सन तक की परिभाषाओं का अध्ययन किया था। सभी परिभाषाओं का विश्लेषण किया जाए तो मुख्यतः प्रतिष्ठित विचारधारा, कल्याणवादी विचारधारा, दुर्लभता संबंधी विचारधारा तथा विकास केंद्रित विचारधारा का अधिक बोलबाला रहा है। इन सभी विचारधाराओं के कारण अर्थशास्त्र की विषय सामग्री में भिन्नता आ गई है। यहाँ पर हम इन सभी विचारधाराओं का अध्ययन करेंगे। तो पहला है धन संबंधी विचारधारा। तो धन संबंधी विचारधारा एडम स्मिथ ने प्रस्तुत किया है। देखिए एडम स्मिथ क्या कहते हैं धन के संबंध में। एडम स्मिथ तथा उनके समर्थकों ने अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान माना है और एक आर्थिक मनुष्य की कल्पना की है। इसमें उन्होंने धन क्या है, धन कैसे कमाया या प्राप्त किया जाए, इस प्रकार धन अर्थशास्त्र की प्रमुख विषय सामग्री है। अब दूसरा है कल्याणवादी विचारधारा। कल्याणवादी विचारधारा के अंतर्गत प्रोफेसर मार्शल ने कहा है कि प्रोफेसर मार्शल एवं पिगू ने धन की अपेक्षा मानव कल्याण पर अधिक जोर दिया है और कहा है कि धन व्यक्ति के लिए है, न कि व्यक्ति धन के लिए। जैसा कि एडम स्मिथ ने कहा अपने विचार में कि अर्थशास्त्र में धन का विज्ञान माना अर्थशास्त्र को, उसी प्रकार से मार्शल जो है कहते हैं कि मार्शल मानव कल्याण पर अधिक जोर दे रहे हैं। और अपने विषय सामग्री में इन्होंने कहा है सामाजिक मनुष्य के साधारण व्यापार संबंधी उन आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाना चाहिए जिनका संबंध भौतिक कल्याण से होता है। अब तीसरा विचार है दुर्लभता संबंधी विचार। यह विचार प्रोफेसर रॉबिन्सन के विचारधारा से संबंधित है। इनके अनुसार अर्थशास्त्र में उन व्यक्तियों का अध्ययन किया जाता है जो चुनाव की समस्या से ग्रसित होते हैं। प्रोफेसर रॉबिन्स के अनुसार अर्थशास्त्र की विषय सामग्री में आर्थिक समस्या अथवा सीमित साधनों का वितरण आदि की समस्या का अध्ययन किया जाना चाहिए। चौथा है विकास केंद्रित विचारधारा। आधुनिक अर्थशास्त्रियों ने विकास केंद्रित विचारधारा को प्रस्तुत किया है। प्रोफेसर सैमुएल्सन ने अर्थशास्त्र के विषय सामग्री में सीमित साधनों के वितरण तथा आर्थिक विकास दोनों को शामिल किया है। इनके अनुसार मनुष्य के सामने असीमित आवश्यकताओं की संतुष्टि की समस्या हमेशा बनी रहती है। इसलिए विषय सामग्री में उपभोग, उत्पादन, विनिमय, वितरण तथा राजस्व आदि सभी क्रियाओं का अध्ययन किया जाना चाहिए।
तो पहला है, जैसे उपभोग के संबंध में इन्होंने कहा कि विषय सामग्री में उपभोग को सम्मिलित किया जाना चाहिए। उपभोग अर्थशास्त्र का प्रमुख विभाग है जिसमें वस्तुओं और सेवाओं की उपयोगिता को नष्ट करने की क्षमता होती है। उपभोग के कारण ही उत्पादन, रोजगार, आय एवं आर्थिक क्रियाओं का संचालन होता है। इसीलिए उपभोग को विषय सामग्री का प्रमुख विभाग माना गया है उपभोग को। दूसरा जैसे है, विषय सामग्री के रूप में उत्पादन को भी शामिल किया जाना चाहिए। तो उत्पादन अर्थशास्त्र का दूसरा प्रमुख विभाग है। अर्थशास्त्र में उपयोगिता के सृजन को ही उत्पादन कहा जाता है। अर्थशास्त्र में उपयोगिता के सृजन को ही उत्पादन कहा जाता है। उत्पादन के विभिन्न विभागों जैसे भूमि, पूंजी, श्रम, साहस एवं संगठन की विशेषताओं एवं समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। इसलिए विषय सामग्री में उत्पादन को भी सम्मिलित किया जाना चाहिए। तीसरा कहा गया है कि विनिमय को भी इसमें सम्मिलित किया जाना चाहिए, क्योंकि वस्तुओं के उत्पादन को खपाने तथा आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए विनिमय की आवश्यकता होती है। जब हम उत्पादन कर रहे हैं तो उसको बेचना भी तो जरूरी है, इसलिए विनिमय की आवश्यकता होती है। पहले वस्तु विनिमय हुआ करता था, बाद में वस्तु विनिमय का स्थान मुद्रा ने ले लिया और वर्तमान में सभी प्रकार के लेन देन जो हैं मुद्रा के रूप में होने लगा है। अर्थात विषय सामग्री में विनिमय भी महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इसी प्रकार से वितरण भी विषय सामग्री का एक महत्वपूर्ण तत्व है। तो वितरण के संबंध में कहना है कि उत्पादन के विभिन्न साधनों के द्वारा जब उत्पादन कर लिया जाता है, उत्पादन के विभिन्न साधनों के द्वारा जब उत्पादन कर लिया जाता है तो बंटवारे की समस्या उत्पन्न होती है। जैसे उत्पादन तो हो गया, लेकिन अब वितरण की बात आती है, बंटवारे की जब बात आती है तो ये भी एक समस्या के रूप में रहता है। तो बंटवारे की समस्या से निपटने के लिए वितरण का सहारा लिया जाता है। तो इसी प्रकार से पांचवा बिंदु है विकास केंद्रित विचारधारा के विषय सामग्री के रूप में राजस्व, जो कि अंतिम बिंदु के रूप में इसको भी विषय सामग्री में सम्मिलित किया जाना चाहिए। अर्थशास्त्र के इस पांचवें विभाग के अंतर्गत सार्वजनिक आय व्यय एवं सार्वजनिक ऋण के सिद्धांतों तथा घाटे की वित्त व्यवस्था, प्रशुल्क नीति अपनाई जाती है। इन सभी बातों का अर्थशास्त्र में अध्ययन किया जाता है। तो इस प्रकार से विषय सामग्री में उपभोग, उत्पादन, विनिमय, वितरण, राजस्व का महत्वपूर्ण स्थान होता है। अब है अर्थशास्त्र की प्रकृति। देखते हैं अर्थशास्त्र की प्रकृति क्या है। अर्थशास्त्र की प्रकृति के अंतर्गत इस बात का अध्ययन किया जाता है कि अर्थशास्त्र विज्ञान है या कला, या फिर दोनों। क्या अर्थशास्त्र इन व्यवहारिक समस्याओं को समाधान करने में अपना योगदान दे सकता है? अतः अर्थशास्त्र विज्ञान है या कला, यह जानने के लिए इनके अर्थ को जानना आवश्यक है। तो विज्ञान का अर्थ जान लेते हैं पहले। विज्ञान का अर्थ क्या है? विज्ञान एक क्रमबद्ध ज्ञान है। इस प्रकार विज्ञान किसी भी विषय का क्रमबद्ध ज्ञान होता है जो किसी तथ्य के कारण एवं परिणाम के बीच संबंध स्थापित करता है। विज्ञान क्या करता है? किसी तथ्य के कारण एवं परिणाम के बीच संबंध स्थापित करता है और फिर परिणाम निकालता है या रिजल्ट निकालता है। या तो फिर परिणाम सामने रहता है तो उसका कारण खोजा जाता है, या फिर कारण रहता है तो उस कारण के आधार पर परिणाम निकाला जाता है। तो इस प्रकार से अर्थशास्त्र को विज्ञान कहा गया है। इसी में पोइनकेयर ने कहा है कि विज्ञान तथ्यों द्वारा निर्मित होता है। जिस प्रकार की एक मकान ईंटों द्वारा निर्मित होता है, परंतु तथ्यों को एकत्रित करना उसी प्रकार से विज्ञान नहीं है जिस प्रकार से ईंटों का ढेर मकान नहीं है। ये पोइनकेयर ने कहा है। उपरोक्त परिभाषा के अनुसार विज्ञान में निम्न चार बातों का होना अति आवश्यक है। तथ्यों को एकत्रित करना, दूसरा तथ्यों को मापने का प्रयत्न करना, तीसरा क्रमबद्ध अध्ययन करना
और चौथा नियमों की सार्वभौमिक सत्यता की जांच करना। ये 4 बातें होनी चाहिए। उपयुक्त शर्तों के आधार पर अर्थशास्त्र को विज्ञान कहा जा सकता है। अब है यहाँ पर प्रश्न उठता है, क्या अर्थशास्त्र विज्ञान है? इसके पक्ष में भी अर्थशास्त्री तर्क दिए हैं। जैसे विज्ञान होने के पक्ष में तर्क है, वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग किया जाता है अर्थशास्त्र में, सिद्धांतों का निर्माण किया जाता है, विषयों का क्रमबद्ध विवेचन भी किया जाता है और सार्वभौमिक सत्यों का प्रतिपादन किया जाता है, जैसे सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम, मांग की पूर्ति या मांग का नियम या पूर्ति का नियम। उसी प्रकार से भविष्यवाणी की भी शक्ति अर्थशास्त्र के अंतर्गत होती है, ये पक्ष में कहा गया है। अब देखिए, अर्थशास्त्र न को विज्ञान नहीं मानने के विपक्ष में तर्क जो दिया गया है, अर्थशास्त्रियों में मतभेद होने का तर्क। पहला ये तर्क है कि अर्थशास्त्री क्या विज्ञान माने नहीं माने, इसमें हमेशा मतभेद में रहे हैं। उसी प्रकार से दूसरा बिंदु है विज्ञान जैसे निश्चित नियमों का प्रतिपादन न कर पाना। ये विपक्ष में कहा गया है कि विज्ञान में जो नियम प्रतिपादित होते हैं ऐसा अर्थशास्त्र के भीतर नहीं हो सकता, ऐसा विपक्ष में बोलने वाले अर्थशास्त्रियों का मत है। उसी प्रकार से तीसरा बिंदु है अध्ययन विषय के स्वभाव में फर्क होना। विज्ञान का जो अध्ययन का स्वभाव होता है वैसा अर्थशास्त्र का नहीं होता, ऐसा विपक्ष के अर्थशास्त्रियों की मान्यता है। उसी प्रकार से है अगला बिंदु प्रयोगशाला की सुविधा न होना। जैसे हम मानते हैं, मान लीजिए अर्थशास्त्र को विज्ञान, तो विपक्ष में कहने वाले कहते हैं या विपक्ष में तर्क देने वाले अर्थशास्त्री कहते हैं कि अर्थशास्त्र के भीतर प्रयोगशाला की सुविधा नहीं होती है। उसी प्रकार से आंकड़े परिवर्तनशील होते हैं। अर्थशास्त्र के आंकड़े क्या होते हैं? हमेशा परिवर्तनशील होते हैं। और उसी प्रकार से मुद्रा के मापदंड शुद्ध नहीं होता है, ऐसा विपक्ष में कहने वाले अर्थशास्त्रियों की मान्यता है। अब एक बात आती है यहाँ पर, यदि अर्थशास्त्र विज्ञान है तो क्या? इसमें 2 बातें हैं। मान लीजिए अर्थशास्त्र विज्ञान है, अर्थशास्त्री मानते हैं, तो यहाँ पर क्या प्रश्न उठता है और 2 बातें आती है, क्या अर्थशास्त्र वास्तविक विज्ञान है या फिर आदर्श विज्ञान? तो चलिए देखते हैं अर्थशास्त्र वास्तविक विज्ञान के रूप में। प्रायः सभी अर्थशास्त्री भी अर्थशास्त्र को वास्तविक विज्ञान मानते हैं। इन अर्थशास्त्रियों के अनुसार अर्थशास्त्र एक वास्तविक विज्ञान है जो व्याख्या एवं भविष्यवाणी करता है, किंतु यह कोई सुझाव नहीं देता है। प्रोफेसर रॉबिन्सन के अनुसार देखिए क्या कहते हैं, अर्थशास्त्र उद्देश्यों के प्रति तटस्थ होता है, केवल साधनों का अध्ययन करता है, साध्यों का अध्ययन इसकी सीमा के बाहर है। प्रोफेसर रॉबिन्स तथा उनके समर्थकों ने वास्तविक विज्ञान होने के पक्ष में निम्न तर्क दिए हैं। पहला तर्क का आधार है, प्रोफेसर रॉबिन्स व उनके समर्थकों के अनुसार अर्थशास्त्र वास्तविक विज्ञान है, इसलिए तर्क के आधार पर कारण और परिणामों के बीच संबंध स्थापित करते हुए परिणामों की व्याख्या करता है, किंतु तर्क के आधार पर क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए को नहीं बतलाता है। अर्थशास्त्र क्या नहीं बतलाता है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, यह चीज को नहीं बतलाता है। जैसे एक व्यक्ति रोटी खाएगा कि चावल, या उसकी इच्छा पर निर्भर करता है। अतः अर्थशास्त्र वास्तविक विज्ञान है। दूसरा, श्रम विभाजन के आधार। प्रोफेसर रॉबिन्स के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को साधनों की सीमितता को ध्यान में रखते हुए जिस कार्य में निपुण है उसी कार्य को करना चाहिए। जो व्यक्ति अगर किसी कार्य में निपुण है तो उसी कार्य को करना चाहिए, क्योंकि साधन सीमित हैं। इससे क्या होगा? व्यक्ति के धन व समय की बर्बादी नहीं होगी। यह तर्क के आधार पर भी अर्थशास्त्र एक वास्तविक विज्ञान है। तीसरा, उद्देश्यों का पूर्व निर्धारण। अर्थशास्त्र में उद्देश्यों का निर्धारण पूर्व से ही कर लिया जाता है, इसलिए भी अर्थशास्त्र क्या है? वास्तविक विज्ञान है। उद्देश्यों का पूर्व में निर्धारण कर लिया जाता है, इसलिए भी अर्थशास्त्र वास्तविक विज्ञान है, ऐसा मान्यता है। चौथा, अर्थशास्त्र के विकास में बाधा। यदि अर्थशास्त्र को वास्तविक विज्ञान नहीं माना जाएगा तो आर्थिक विकास में बाधा उत्पन्न हो सकता है। पांचवा, साम्य का तर्क।
यह भी तर्क दिया जाता है कि साम्य के आधार पर अर्थशास्त्र वास्तविक विज्ञान है, इसी के आधार पर साधनों के बंटवारा किया जाता है। अब अर्थशास्त्र आदर्श विज्ञान के रूप में। अर्थशास्त्रियों का एक वर्ग अर्थशास्त्र को आदर्श विज्ञान मानता है। इस वर्ग में प्रोफेसर मार्शल, पिगू एवं हार्ट्रे कल्याणवादी अर्थशास्त्री प्रमुख हैं। प्रोफेसर मार्शल तथा उनके समर्थक अर्थशास्त्र को आदर्श विज्ञान मानने के पक्षधर हैं और अपने पक्ष में एक उदाहरण भी प्रस्तुत किए हैं। जैसे एक अर्थशास्त्री गरीबी एवं बेरोजगारी के कारणों की व्याख्या करता है और उसके सुझाव भी प्रस्तुत करता है। उदाहरण दिया गया है, जैसे एक अर्थशास्त्री गरीबी एवं बेरोजगारी के कारणों की व्याख्या करता है और उसके संबंध में सुझाव भी प्रस्तुत करता है। इसलिए प्रोफेसर मार्शल, पिगू एवं हार्ट्रे ने अर्थशास्त्र को आदर्श विज्ञान माना है। प्रोफेसर पिगू ने अर्थशास्त्र को आदर्श विज्ञान मानते हुए लिखा है कि अर्थशास्त्र का महत्व न तो बुद्धि संबंधी व्यायाम होने में है और न ही अपने लिए सच्चाई स्थापित करने के साधन के रूप में है, बल्कि इसका महत्व नीति शास्त्र की दासी तथा व्यवहार के दास के होने से है या होने में है। आदर्श विज्ञान होने के पक्ष में तर्क आलोचनात्मक दिया गया है। इसको मनुष्य एक तार्किक प्राणी ही नहीं बल्कि भावुक प्राणी भी है। आलोचनात्मक मूल्यांकन किया गया है। मनुष्य पर उनकी भावनाओं का भी प्रभाव पड़ता है, अतः व्यक्ति की भावुकता पक्ष को शामिल करने से यह आदर्श विज्ञान का रूप ले लेता है। दूसरा, श्रम विभाजन का तर्क हास्यास्पद। अर्थशास्त्र यदि किसी विषय का कारण व परिणाम के आधार पर संबंध स्थापित करता है और उसके समाधान के भार को दूसरे पर टाल देता है तो यह एक हास्यास्पद स्थिति होगी। तीसरा, आर्थिक नियोजन का औचित्य। वर्तमान युग में प्रत्येक देश की सरकार कल्याणकारी राज्य की स्थापना करने पर जोर दे रही है और आर्थिक नियोजन को स्वीकार कर रही है। अतः कल्याणकारी योजनाओं को प्राथमिकता देने के लिए अर्थशास्त्र को आदर्शवादी होना पड़ेगा। दूसरा है या बी, अर्थशास्त्र कला के रूप में। कला का अर्थ किसी कार्य को उत्तम तरीके से करना ही कला है। कला का अर्थ क्या कहता है? किसी कार्य को उत्तम तरीके से करना ही कला है। कला के विषय में प्रोफेसर किन्स का कहना है कि कला ज्ञान की वह शाखा है जो निश्चित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए सर्वश्रेष्ठ तरीका बताती है। क्या बताती है? कला ज्ञान की वह शाखा है जो निश्चित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए सर्वश्रेष्ठ तरीका बताती है। प्रोफेसर कोसा के अनुसार विज्ञान केवल व्याख्या ही करता है, जबकि कला लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए नियम का प्रतिपादन भी करती है। कोसा क्या कहते हैं? विज्ञान केवल व्याख्या ही करता है, जबकि कला लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए नियम का प्रतिपादन भी करती है। विज्ञान सिद्धांतों का निरूपण करता है और कला उन सिद्धांतों को व्यवहारिक रूप प्रदान करती है। अब अर्थशास्त्र के कला होने के पक्ष में तर्क। पहला, अर्थशास्त्र केवल कारण और परिणाम का संबंध स्थापित ही नहीं करता बल्कि समाधान भी बतलाता है। दूसरा तर्क है पक्ष में, अधिकांश समस्याएं विशुद्ध रूप से आर्थिक समस्याएं होती हैं। तीसरा, आर्थिक समस्याओं के समाधान के लिए अर्थशास्त्र व्यवहारिक नीति बनाती है, इसलिए कला कहा गया है। चौथा, विशुद्ध आर्थिक क्रियाएं आर्थिक समस्याओं के समाधान के लिए अर्थशास्त्र नियम तैयार करती है। पांचवा पक्ष में तर्क है, वर्तमान समय में अर्थशास्त्र व्यवहारिक अर्थशास्त्र बन गया है, इसलिए अर्थशास्त्र को कला कहा जाना चाहिए। सी, अर्थशास्त्र कला एवं विज्ञान दोनों के रूप में देखते हैं। विभिन्न अर्थशास्त्रियों के विचारों के विश्लेषण के बाद यह स्पष्ट है कि अर्थशास्त्र कला एवं विज्ञान दोनों है। इसी क्रम में प्रोफेसर कोसा इस बात के समर्थक हैं कि कला एवं विज्ञान एक दूसरे के पूरक हैं, अतः ऐसी दशा में अर्थशास्त्र से कला पक्ष को अलग नहीं किया जा सकता है। अब तीसरा जो हमारा विषय सामग्री है,
या क्षेत्र में आता है, ये शामिल होता है। अंतिम बिंदु के रूप में अर्थशास्त्र की सीमाएं। अर्थशास्त्र की कुछ सीमाएं हैं जिसके अंतर्गत अर्थशास्त्र का व्यवहारिक पक्षों का अध्ययन होता है। अर्थशास्त्र में केवल सामाजिक मनुष्य का ही अध्ययन किया जाता है, ये पहली सीमा है। यदि अर्थशास्त्र में के विषय सामग्री में जितनी भी बातें हमने अध्ययन किया है अभी तक, तो ये सीमाएं या इन मान्यताओं पर अगर सही उतरता है तभी अर्थशास्त्र के नियम लागू होते हैं। अर्थशास्त्र में केवल सामाजिक मनुष्य का ही अध्ययन किया जाता है। दूसरा, इसी प्रकार से केवल वास्तविक मनुष्यों का ही अध्ययन होता है, काल्पनिक मनुष्य का नहीं। तीसरा, केवल मानवीय क्रियाओं का ही अध्ययन किया जाता है, अमानवीय क्रियाओं का अध्ययन अर्थशास्त्र के भीतर नहीं होता है। चौथी सीमा है, सामान्य मनुष्य का ही अध्ययन किया जाता है, पागल या अपराधी व्यक्ति का अध्ययन अर्थशास्त्र के भीतर नहीं किया जाता है। पांचवी सीमा है, अर्थशास्त्र में केवल आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन होता है, अनार्थिक क्रियाओं का नहीं। सिर्फ आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन होता है, अनार्थिक क्रियाओं का अध्ययन अर्थशास्त्र के बाहर है। उसी प्रकार से छठवीं सीमा है, आर्थिक नियमों में निश्चितता का अभाव होता है। आर्थिक नियमों में निश्चितता का अभाव होता है। तो ये है अर्थशास्त्र की सीमाएं। इसी प्रकार से आज का अध्याय समाप्त होता है। आप सभी को धन्यवाद।